बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के लेक्चर के साथ अतीकुर रहमान अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। कंपैरिजन हम देखेंगे कि दोनों एक्चुअली मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दीज आर बेसिकली टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अब इन दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों में डिफरेंसेस क्यों जनरेट होता है, उन चीज़ों को हम रिकंसाइल करना सीखेंगे आज के टॉपिक में इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हम लोग बताता चलूँ थोड़ा-सा आपको कि अभी तक जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। उसमें हम लोग ये भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अ, उस परफॉर्मर के अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे अपना रोल प्ले करती है। ठीक है जी, अब इन चीज़ों को साथ रखते हुए मैं आपको आज के टॉपिक में लेके चलूँगा। इसको थोड़ा-सा कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो, जहाँ प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं हमारा जो बेसिक एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली इंक्लूड्स कॉस्टिंग बोथ फॉर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे थोड़ा-सा ब्रीफ भी मैंने यहाँ पे किया है कि एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, तो इसमें जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है, वो दोनों को हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाते हैं। ठीक है जी, अब वही जो टोटल कॉस्ट होगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी, उसी के साथ हम कॉस्टिंग कर रहे होंगे, उसी के साथ हम क्लोजिंग इन्वेंटरी को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसका इम्पैक्ट हमारी पी&एल पे और बैलेंस शीट ऑब्वियसली दोनों पे जा रहा होगा। इसके अगेंस्ट जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वेरिएबल कॉस्ट को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाते हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इन मार्जिनल कॉस्टिंग उसको हम एज़ अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। पीरियड कॉस्ट मीन्स कि अगर हम किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए पीरियड कॉस्ट ट्रीट की जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे हम बार-बार बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट अ कॉस्ट दैट विल प्ले देयर इट्स रोल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सिमल्टेनियसली विद योर क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंटरी। तो जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी अगर आप उसको वेरिएबल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट पीरियड पे जब वो ओपनिंग इन्वेंटरी आपके लिए नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग इन्वेंटरी बनेगी तो ऑब्वियसली उसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट नहीं हुई होगी। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम स्पेसिफिक एक पीरियड के लिए पीरियड कॉस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। उसी पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी में उसका रोल जो भी था वो सारा हमें नज़र आ चुका होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेते हैं। अब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, इसको प्लीज़ माइंड में रखिएगा। इस बेसिक और मेजर डिफरेंस के साथ हम देखते हैं कि मार्जिनल अब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम आगे इंशाल्लाह इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं इन दोनों को। अच्छा, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है कॉस्ट कंपोनेंट का, इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि इस बेसिक जो डिफरेंस है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में मार्जिनल एंड अब्ज़ॉर्प्शन में, उसमें एक है मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है। एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों एलिमेंट कॉस्ट के लिए जाते हैं, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू बनती है। अगेन जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसमें क्या है जी, देखिएगा फ्लक्चुएट्स विद सेल्स वॉल्यूम चेंजेस। जैसे-जैसे सेल्स वॉल्यूम चेंज होगी मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट बहुत रैपिडली चेंज होता जाता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो सा सिर्फ उस पीरियड के लिए हमने सारी की सारी पीरियड कॉस्ट एलोकेट कर दी है। एज़ कंपेयर टू एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग उसमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आती, थोड़ा-सा थोड़ी स्टेबल रहती है एज़ कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टॉक वैल्यूएशन ये भी हम बात कर चुके हैं कि अब मार्जिनल कॉस्टिंग में देखें अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाई ही नहीं है, तो हमारी स्टॉक की वैल्यू जो होगी वो लोअर होगी एज़ कंपेयर टू एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग बिकॉज़ इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट शामिल नहीं है। एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल हैं, तो इसलिए इसमें जो होगी कॉस्ट की वैल्यू स्टॉक की वैल्यू से ज़्यादा होगी। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट देखिएगा जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कोई कॉस्ट स्पेसिफिकली ऐसे अपॉर्शन नहीं करनी होती, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी वेरिएबल पर यूनिट होगी, वो टोटल जितनी हमारी प्रोडक्शन होती जाएगी, उस पे एलोकेट होती जाएगी। एज़ कंपेयर टू एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन किया जाता है। ये हम डिटेल में ओवरहेड्स के टॉपिक में देख चुके हैं, कि ओवरहेड को जब एलोकेट, अपोर्शन और फिर अब्ज़ॉर्ब किया जाता है, उसमें
कैसे हम इसको लेके चलते हैं। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन किया जाता है। देन डिसीजन मेकिंग क्या है कि जी ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हमने अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग करनी है, तो हम उसको और पीरियड फिक्स कॉस्ट जो है हमारी सारी की सारी पीरियड कॉस्ट शीट हो रही है। और अगर उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में एडिशनल कॉस्ट नहीं भी लग रही, तो हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबल कॉस्ट इजीली कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हमें बेटर रिजल्ट्स दे रही होती है, बिकॉज हमने जो फिक्स कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री में अब्जॉर्ब करवाई है, उसने ओवर द पीरियड नेक्स्ट पीरियड में अपना ओपनिंग इन्वेंट्री में रोल प्ले करना है। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में अपना बेहतर डिसीजन हमें मिल रहे होते हैं इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ब्रेक इवन पॉइंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें नहीं मिलता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों एलिमेंट शामिल होते हैं। एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें बहुत इजीली हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अ पॉइंट वेयर वी अ कंपनी विल अर्न नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है जी, वो पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस अर्न कर रही होती है कंपनी, तो उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिंपल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, तो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कॉस्ट में फिक्स एलिमेंट भी शामिल होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्चुअली आपको पेपर्स में भी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा मेमोराइज कीजिएगा। इस इनमें कुछ ये सारे पॉइंट्स आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगे जब हम आज का टॉपिक वाइंड अप कर रहे होंगे। ये सारी चीजें आप इसको फिर रिव्यू कीजिएगा, इन डिफरेंसेस को, ये सारे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ तब आ रहे होंगे। अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सी चीजें हैं। तो आगे हम लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें जब न्यूमेरिकली हम इसको कर रहे होंगे, साथ साथ मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि ये कॉस्ट कंपोनेंट्स के प्रॉफिट कैलकुलेशन में, स्टॉक वैल्यूएशन में कैसे डिफरेंस आ रहा है। ये सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड। जी देखिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं कि जो हमारा ये मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग बेसिकली दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में प्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। ये एक बेसिक सी गिम्बल है, देखिएगा। सपोज दैट अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ईच वीक। 100 यूनिट्स बनाती है और उतने ही सेल कर देती है कंपनी। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इज $6 एंड द यूनिट सेल्स प्राइस इज $10। प्राइम कॉस्ट मीन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट, जैसे हम बेसिकली तो अंडरस्टैंड करते हैं टोटल मटेरियल, लेबर एंड योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वेरिएबल के होते हैं, वो प्राइम कॉस्ट हो गई। तो यूनिट सेल प्राइस 10 है। हम प्राइम कॉस्ट को यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे, और ये सारी वेरिएबल। यूनिट सेल प्राइस इज 10, देन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज 200 पर वीक एंड assumed टू बी फिक्स्ड ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं 200 पर वीक हैं, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे के सारे फिक्स हैं। अब जॉब्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिएगा, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि दोनों दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस, वो आपको माइंड में आ जाए, फिर मैं इसको थोड़ा कम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए कि सेल सिंपल हम करेंगे, 100 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। 100 यूनिट्स एट 10 ईच, सिंपल हमारी सेल्स कैलकुलेट होगी 1000 यूनिट्स, $1000 की, ठीक है जी। 100 यूनिट सेल किए, $10 ईच यूनिट, तो $100 की सेल आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट देखिएगा, ये 800 मैंने यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैं बता चुका हूँ फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दोनों को हमने शामिल कर देना, ठीक है जी। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या थी, 6 पर यूनिट थी, और हमने 100 यूनिट्स क्योंकि प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी सारी सारी वेरिएबल हो गई, और इसमें फिक्स एलिमेंट जो है 200 यूनिट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, वो हमने शामिल कर देना, ठीक है जी। 100 × 600 प्लस 200, 800 की हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो सिंपल इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, जो दोनों का डिफरेंस होगा 200। ये सिंपल हमारा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली हम कॉस्टिंग करते हैं, वो यूं हम प्रॉफिटेबिलिटी शो करवा देते हैं। एज कम्पेयर टू दिस, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें देखिएगा सेल्स हमारी वही सेम रहेगी, क्योंकि सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम बेसिक डिफरेंस दोनों में फिक्स कॉस्ट का है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, फिक्स कॉस्ट का हमने कोई एलिमेंट नहीं लेना। अब वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमने यहाँ पे भी मैंने आपको एलेबोरेट किया कि 100 यूनिट सेल हुए और $6 पर यूनिट इसकी प्राइम कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है।
तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ ये 600 लेस किया है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसको लेस करेंगे तो दैट वुड बी योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 400। इसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम फिक्स कॉस्ट अगेन लेस करेंगे 200, जो कि हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं और हमने assume किए सारे के सारे फिक्स्ड है। तो हम प्रॉफिट 200 का कैलकुलेट करेंगे यू इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखें, हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फैक्ट्री कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट एक साथ शामिल करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए होते हैं, एज कम्पेयर टू दिस मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, हम ओवरहेड एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं करवाते हैं। उसमें वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें से ये फिक्स कॉस्ट जो है ये हमने पीरियड कॉस्ट कंसिडर कर ली है। ये फिक्स कॉस्ट वो है जो कि हमने इस पीरियड के लिए 200 लेस कर दी। अब मैं देखिए, अगर जितने भी यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करूं उसमें थोड़े से और प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल 100 की बजाय मैं 110 यूनिट बना सकूं, तो मेरी ये सेल्स और वेरिएबल ओवरहेड ओवर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। फिक्स कॉस्ट लेट्स अज्यूम दैट के इन 10 यूनिट्स एडिशनल के लिए चेंज नहीं होती, तो ये इस पीरियड में फिक्स रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इस पीरियड के लिए फिक्स कॉस्ट ट्रीट कर देते हैं, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती इन मार्जिनल कॉस्ट। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है जी। अब हम देखते हैं एक चीज कि अब अगर दोनों में प्रॉफिट तो लेकिन सेम आ रहा है, इसमें भी 200 है, मार्जिनल कॉस्टिंग में $200 प्रॉफिट आ रहा है, तो व्हाट इज द रीजन कि हमें करना क्यों है जी, हम मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं? इसकी बेसिक वजह ये है, अब हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि इन इस एग्जांपल में, क्योंकि बहुत बेसिक थी, मैंने इसमें सिर्फ आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस बताया, कैलकुलेशन का और बुक्स में प्रेजेंटेशन का। इसमें क्योंकि चेंज नहीं हो रही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जितने हम यूनिट्स 100 बना रहे हैं 100 के 100 ही हम सेल कर रहे हैं, इसलिए इसमें इन्वेंट्री चेंज ना होने की वजह से प्रॉफिट सेम है। ठीक है जी। अगर ये इन्वेंट्री चेंज होती, कम या ज्यादा हो रही होती, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होता, तो इसमें ऑब्वियसली डिफरेंस आ रहा होता प्रॉफिट में। अब हम उस प्रॉफिट डिफरेंस की तरफ चलते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग आपको फर्दर क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये आज जो बेसिकली हम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो डिफरेंसेस हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के, और फिर उन डिफरेंस को रिकंसाइल कैसे करना है, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। अभी तक हमने थोड़ी बेसिक चीज़ें देखी ताकि आपका थोड़ा सा रिव्यू और रिवाइंड हो जाए चीज़ें सारी जो आपने अभी तक देखी है मैनेजमेंट अकाउंट्स में। लेट्स सी जी, एक डिटेल्ड एग्जांपल है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ताकि सोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा कि दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल कैसे करें। A company manufactures a single product, डिटेल which are as follows। अब इस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं उसमें जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180 है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट $40 हैं, डायरेक्ट लेबर $16 per unit एंड वेरिएबल ओवरहेड $10 per unit। Budgeted fixed overheads for the quarter are $400,000 and the company expects to produce 320 units per quarter। अब एक क्वार्टर का डाटा है, इसमें क्या है कि बजटेड ओवरहेड्स जो हैं $400,000 हैं और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 320,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। ना ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब पर यूनिट बेसिस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें जो बता दी गई है कि ओवरहेड्स जो हैं पर यूनिट बेसिस पे अब्सॉर्ब होंगे, क्योंकि ओवरहेड के टॉपिक में हमने देखा ओवरहेड अब्सॉर्ब जब किए जाते हैं उसके लिए हमें एक एक्टिविटी लेवल स्पेसिफिक चाहिए होता है जिसकी बेसिस पे हम ओवरहेड को अब्सॉर्ब करवाते हैं। अब ये पर यूनिट बेसिस बता दिया गया, इट मींस दिस इज द एक्टिविटी लेवल ऑन विच वी विल अब्सॉर्ब द ओवरहेड्स। ठीक है जी। ओवरहेड अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस पर यूनिट बेसिस एंड एक्चुअल ओवरहेड्स आर $400 पर क्वार्टर, देयर इज नो ओपनिंग। अब एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो भी $400,000 आ गए। अब यहाँ पे देखने में तो हमें यही लग रहा है कि बजटेड ओवरहेड भी 400,000 थे और एक्चुअल भी 400,000 आ गए हैं, तो दैट्स सिंपल, हमारे ओवरहेड एक्चुअल और बजटेड सेम रहे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट हमें फिर भी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन प्रॉपर अप्लाई करके, ओवरहेड अब्जॉर्ब अप्लाई करके अंडर ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने हैं ताकि हम देख सकें कि कुछ इसमें डिफरेंस तो नहीं है। लेट्स सी देखते हैं। अब इसमें देखें जो ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है बता दिया गया है। Budgeted selling overheads are $320,000 per quarter. Actual sales and production units are given below। अब budgeted sales जो हैं, budgeted selling overheads 320,000 पर क्वार्टर। बजटेड सेलिंग ओवरहेड हम अज्यूम करेंगे सारे के सारे फिक्स हैं। ठीक है जी, मोस्टली ये फिक्स एक्सपेंस होते हैं। देन अब इसमें एक्चुअल डाटा देखिएगा, इसमें गिवन है कि एक्चुअल सेल्स जो हुई हैं 240,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन 280,000 की हुई है। इट मींस हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 40,000, ये हमारी इन्वेंट्री क्लोजिंग बच रही होगी।
ठीक है जी, इस चीज को अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे होपफुली। क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल्स थी इसमें, अगर मैं बुलेट्स में बता दूं तो सिंपल सी चीजें हैं कि सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर ओवरहेड सब हमारे पास गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड भी गिवन है। और इसके बाद हमें बता दिया गया फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड 400,000 है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी 400,000 है। कंपनी जो कर रही है एक्सपेक्ट, मींस कंपनी बजटेड प्रोडक्शन जो है दैट इज 320,000 यूनिट्स पर क्वार्टर, बट एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई है वो हुई 280,000। ठीक है जी, यहाँ पे डिफरेंस आ गया मेरे पास। और सेल्स 240,000 की है, इट मीन्स 40,000 की तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बच गई हमारे पास, लेकिन बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में भी डिफरेंस है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। देखिएगा इसमें सिंपल। अब अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले, क्योंकि अभी तक हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें यहीं से अंडरस्टैंड थोड़ी सी एक चीज हो गई है कि हमें सबसे पहले तो अंडर और एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन में डिफरेंस आ गया बजटेड और एक्चुअल में। ठीक है जी। अब देखें ओवरहेड, हम अच्छा ये कुछ वर्किंग्स हैं, ये सोल्यूशन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। इन वर्किंग्स को मैं साथ साथ एक ब्रीफ भी करता जाता हूँ, ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूशन। अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने ये डिटेल में देखा ओवरहेड के टॉपिक में, जब ओवरहेड एलोकेशन, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट एंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में, ये तीन लेवल्स हमने स्टेप्स देखे थे। उसमें हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब जो करते हैं उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि अब्सॉर्ब करने के लिए जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड फिगर्स, कि आपके बजटेड ओवरहेड्स क्या है फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड, और बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब एक्टिविटी लेवल मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पे बजटेड यूनिट्स हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है ओवरहेड जो अब्सॉर्ब होने हैं वो सारे के सारे यूनिट कॉस्ट की बेसिस पे होना है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें सिंपल इसकी एक्टिविटी लेवल पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एक्टिविटी लेवल इसके लेबर आर भी हो सकते हैं, मशीन आर्स भी हो सकते हैं जो मोस्टली चलते हैं। तो अभी यहाँ पे लेकिन हमें यूनिट्स बता दिए गए हैं, तो हम नंबर यूनिट्स की बेसिस पे तो उसको एक्टिविटी लेवल लेते हुए बजटेड एक्टिविटी कंसिडर करते हुए हम इसको अब्सॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे। अब हमारे बजटेड ओवरहेड्स 400,000 थे जी, जो हमने ऊपर देखे भी क्वेश्चन में, तो बजटेड एक्टिविटी लेवल 320,000। तो देखिएगा ये मैं क्वेश्चन में आप अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बजटेड ओवरहेड्स 400,000 थे क्वार्टर के, और बजटेड जो एक्टिविटी थी मींस जो हमने प्रोड्यूस करने थे यूनिट्स, दोज वर 320,000। इन दोनों को एक्टिविटी ओवरहेड्स को एक्टिविटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा अब्जॉर्प्शन रेट 1.25 पर यूनिट कैलकुलेट हो गया। सिंपल। ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो वर्किंग की है वो है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि देखें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट नो डाउट डिफरेंट होगी। ये हमें बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए इस चीज़ को, कि जैसे बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होगी। इट मीन्स दोनों की यूनिट कॉस्ट डिफरेंट होगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा यूनिट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ जैसे मैंने लिखा है ओनली वेरिएबल कॉस्ट आपने लेनी है। उसमें हमारी ये देखिएगा क्वेश्चन की तरफ अगर मैं थोड़ा सा मूव कर दूं, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये 40, लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ये तीनों हमने सम अप कर दी, $66 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई, दैट वुड बी कंसिडर्ड इन योर मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने वेरिएबल के साथ फिक्स एलिमेंट भी ऐड कर देना है। मैंने अगेन यहाँ पे उसको दोबारा से लिख दिया था आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेरिएबल प्लस फिक्स। अब वेरिएबल कॉस्ट तो 66 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसके साथ जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो अब्जॉर्ब हम करवा रहे हैं 1.25 पर यूनिट, वो हम उसमें ऐड कर दें। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट होगी $67.25। राइट। अच्छा जी, ये तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब अब्जॉर्प्शन जो ओवर अब्जॉर्प्शन रेट निकाला है उसकी बेस पे हम अब्जॉर्प्शन अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाना है तो हमने अगर अंडर अब्जॉर्ब्ड या ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं तो उसको भी हमने प्रॉपर ट्रीट करना है। ठीक है जी। अब देखिएगा अंडर अब्जॉर्ब या ओवरहेड अब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए ये हम ओवरहेड में वैसे डिटेल एक्टिविटी कर चुके हैं, बट इस एग्जांपल के साथ क्योंकि रेलिवेंट थी इसलिए मैंने इसको अगेन यहाँ पे ब्रीफ कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिएगा एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे पास $400,000 हैं, क्वेश्चन में गिवन है। लेस इसमें से करेंगे ओवरहेड अब्जॉर्ब। अब अब्जॉर्ब ओवरहेड्स कितने हैं वो देखते हैं। उसमें से हमने अब्जॉर्प्शन रेट तो कैलकुलेट कर लिया 1.25, इसको मल्टीप्लाई करना है जो एक्चुअल एक्टिविटी है। हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जब इसको अब्जॉर्ब करवाना है वो हमने एक्चुअल एक्टिविटी पे करवा देना।
ठीक है जी। यहाँ पे बजटेड यूनिट से यहाँ पे एक्चुअल यूनिट आएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन हम देख चुके हैं 280,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब्जॉर्प्शन रेट को, तो हमारे ओवरहेड अब्जॉर्ब या अप्लाइड निकल आएंगे। इसको हम एक्चुअल ओवरहेड के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो 50,000 वुड बी योर अंडर अब्जॉर्ब, बिकॉज हमने अब्जॉर्ब 350,000 से कम किए थे एज कम्पेयर टू एक्चुअल ओवरहेड्स, तो हमारे 50,000 जो है अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स हैं, जो कि हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाके इसको ट्रीटमेंट अलग से हम शो करवाएंगे, तो ऐड करेंगे उसमें। ठीक है जी। अब ये कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे हमारा। मूव करते हैं जी प्रेजेंटेशन की तरफ। अब देखिएगा, हम मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को सेपरेटली यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। लाइक हमारी सिंपल सेल्स जो है, जैसे हमने ऊपर इसको देख चुके हैं 240,000 यूनिट्स हैं और $180 पर यूनिट, ये हम दिखा चुके हैं क्वेश्चन में, पर यूनिट सेल थी हमारी। ठीक है जी। अच्छा, ये फिगर थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको थाउजेंड में प्रेजेंट कर दिया। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसलिए 43,200 की सेल्स मार्जिन में है, 43,200 की सेल्स ही एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में नजर आ रही है, बिकॉज सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। अब ओपनिंग इन्वेंट्री, ये लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम कर रहे होंगे ना, तो हमने इसको प्रॉपर करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपके लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेजेस जो भी हैं वो इसमें आएंगी, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो सारा करने के बाद जो नेट फिगर आएगी वो हम फिर सेल्स में से लेस कर रहे होंगे। देखिए जी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें हम करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री जो जीरो है हमारे पास दोनों सिनेरियोज में, ऐड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ओपनिंग इन्वेंट्री में हम प्रोडक्शन कॉस्ट जब ऐड कर रहे होंगे तो वो देखिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, अब इसको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं 280,000 यूनिट्स हैं। ठीक है जी। ये 240,000 सेल्स थे, सेल्स के साथ नहीं कर देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। जो प्रोड्यूस किए आपने उन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट को। ठीक है जी। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हम देखें तो हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ट्रीट करना है, जो हम यहाँ कैलकुलेट भी कर चुके हैं, तो 280,000 मल्टीप्लाइड बाय 66, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। एज कम्पेयर टू दिस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाएंगे तो हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर दी 67.25, जो हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके थे। 280 से 280,000 यूनिट्स हमारे जो प्रोड्यूस हुए उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल आएगी। इसमें से हम लेस करें होंगे जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग देखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग इन्वेंट्री अगेन यूनिट्स मैंने यहाँ बता दिए थे, 40,000 यूनिट्स जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच रहे हैं आपके। अब 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 66 पर यूनिट। अब ये मैंने जैसे स्टार्ट में भी बता दिया था कि जो यूनिट कॉस्ट आपकी एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल में आपने लेनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी वही, क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी वही सेम यूनिट कॉस्ट रहेगी। ठीक है, इसमें बहुत क्लियर रहिएगा। ये सेम यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्योंकि लेस करना है इसलिए इसको नेगेटिव शो करवाया हुआ है। अब ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाएगी, तो बैलेंसिंग फिगर वुड बी योर हियर 15,840। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाएंगे तो भी यूं ही हमने लेस कर दी और 16,140,000 जो बैलेंस बचा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये फाइनल फिगर नहीं होगी। अब देखिए एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में 15,800, जो हमारे $15,840 जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो हमारा सेल्स में से लेस होंगे, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा सिंपल निकल आएगा। ठीक है जी। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ा सिंपल है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे देखना है कि अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अंडर या ओवर है तो हमने उसको भी यहाँ ट्रीट करना है। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था $50,000 से ओवरहेड हमने अंडर एब्जॉर्ब किए हुए हैं अपनी कॉस्टिंग में, तो अभी जो 50,000 से अंडर एब्जॉर्ब है इसको हमने यहाँ पे एडअप कर देना है कॉस्ट में। ठीक है जी। 16,140 में एडअप किया तो 16,190 है जो कॉस्ट हमने यहाँ से सेल्स में से लेस करनी। ठीक है जी। इस सेल्स में से ये कॉस्ट लेस होगी तो हमारे ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अभी जैसे हमने बेसिक एग्जांपल में भी देखा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट कंसीडर हो चुके हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट हुई है, इसलिए यहाँ पे भी ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम देते हैं। ठीक है जी। इसमें आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्लियर रहिएगा, और क्यों है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। लेस इसमें से हम करेंगे, देखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट का बेसिक डिफरेंस है। फिक्स कॉस्ट में देखिएगा फिक्स ओवरहेड्स जो हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे पीरियड कॉस्ट ट्रीट करवाने हैं $400, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो जो 400,000 थे वो हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा चुके हैं। या आपने अगर देखा हो 400,000 जो हमारे पास ओवरहेड्स थे, हमने उसमें पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के बजटेड नंबर्स के साथ एक्चुअल पे अप्लाई किया तो हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब आ गए। ठीक है जी। इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बना चुके हैं ऑलरेडी। $50,000 जो हमने एड अप किए कॉस्ट में ये उसमें ट्रीट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो निल होंगे। ठीक है जी, जीरो।
एंड अगेन जो हमारी सेलिंग ओवरहेड्स है, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट ही ट्रीट करते हैं, तो हमने उसको सेपरेट लिख लिया। 320 और 320 सेम दोनों में रहेंगे। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्योंकि दोनों फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होंगी, तो ये 720 की फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लेस होगी हमारी। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन ओवरहेड्स जीरो हैं, लेकिन सिर्फ सेलिंग ओवरहेड्स ट्रीट होंगे पीरियड कॉस्ट के तौर पे, क्योंकि ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं थे। तो ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होंगे, तो नेट प्रॉफिट आएगा 26,690। और हमारे यहाँ प्रॉफिट है 26,650, तो डिफरेंस दोनों प्रॉफिट में हुआ 50,000 का, क्योंकि 1000 में फिगर्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50,000 का है। अब ये देखिए, बेसिक एग्जांपल में हमने देखा था कि प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉफिट में डिफरेंस है। उसकी बेसिक वजह अब क्या है, ये हम थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि बेसिक इस इन सारी चीजों की बेसिक्स आप पहले ही जानते हैं। हमारा आज के टॉपिक का मकसद ये था कि उन बेसिक्स को ले आगे लेके चलते हुए हम अंडरस्टैंड करें इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं, जनरेट, और उसको रिकंसाइल कैसे किया जाता है। लेट्स सी। अब देखिए, इन दोनों में हमारा $50,000 का डिफरेंस आ गया जी। अब 50,000 मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, आप एनी हो, वो मैंने 1000 लिखा भी हुआ। $50,000 का जो डिफरेंस है, अब देखिएगा, अब इस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हमारा एक सिंपल सा मेथड होता है। देखिएगा उसमें क्या करना है हमने, चेंज इन इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी ओपनिंग लेस इन्वेंट्री, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी चेंज ऑफ योर इन्वेंट्री लेवल। ठीक है जी। अब चेंज इन इन्वेंट्री लेवल को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट से, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है जी, तो वो होगा जो हमारा प्रॉफिट में डिफरेंस है, वो एग्जैक्ट वही फिगर हमारे पास कैलकुलेट होगी। चेंज इन इन्वेंट्री लेवल, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्वेंट्री लेवल में चेंज किया था। ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, ओपनिंग जीरो थी, इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री किया है 40,000। 40,000 क्लोजिंग बन गई, इट मीन्स हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, हमारी ओपनिंग जीरो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 से इंक्रीज हो रही है, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा 40,000 चेंज इन्वेंट्री। ये हमारी 280,000 की प्रोडक्शन थी और ये 240 की सेल होगी, तो 40,000 सिंपल चेंज इन इन्वेंट्री मैंने यूं भी निकाल दी है। आप सिंपल बेसिक तरीके से जाना चाहें वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग जीरो थी आपकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 40,000 होगी, तो डिफरेंस इन्वेंट्री इज 40,000। मल्टीप्लाई करें हम उसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, तो हमारा 50,000 का डिफरेंस वही आ गया जो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री का डिफरेंस था। ठीक है जी। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। अच्छा, अब ये एक तो हमने निकाल लिया कि इन्वेंट्री दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा और क्यों होगा। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री, जितनी इन्वेंट्री में चेंज, अच्छा अब इसमें थोड़ा अंडरस्टैंड भी करते हैं क्यों है, लेकिन इसके साथ एक चीज जो पहले थोड़ा और देख लीजिएगा ताकि रिकंसिलेशन आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब डिफरेंस इन प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है या क्लोजिंग मार्जिन का प्रॉफिट ज्यादा है। उसमें एक चीज और है जो आपने नोट करनी है कि अगर इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक हमारा बिगनिंग के अगेंस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है, ठीक है, इफ इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज बिटवीन बिगनिंग एंड क्लोजिंग, देन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विल रिपोर्ट हायर प्रॉफिट। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। देखें जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमारी ओपनिंग जीरो थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 40,000 हो गई, तो इन्वेंट्री हमारी 40,000 से बढ़ गई जी। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेंट्री लेवल अगर इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो होगा वो हायर होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही थी, तो हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट देखिए 26,690 है और मार्जिन का 26,640, 50,000 से ये प्रॉफिट हमारा अब्जॉर्प्शन का ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स इज ट्रू कि अगर हमारी इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से बढ़ जाए, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा होगा। ठीक है जी, एंड वाइस वर्सा, अगर यही इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो जाए, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से लोअर होगा। वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, सिंपल। अच्छा, इस वजह क्या है, इसकी वजह बेसिकली तो वही है, लाइक देखिए, अगर हम उस चीज को रिकॉल करें दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज बिकॉज सम ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड incurred ड्यूरिंग द पीरियड विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हमने क्योंकि फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
क्या किया था कि क्लोजिंग इन्वेंट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जो हैं पार्ट अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बना दिए। तो जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो अपने साथ फिक्स प्रोडक्शन जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका पार्ट भी कैरी कर रही होगी। ठीक है। तो जितनी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही होगी उतना हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि उसने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री ने फिक्स कॉस्ट का पार्ट उठा के, क्योंकि फिक्स कॉस्ट देखिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस होगी ना। ठीक है। अब इसमें लेस होने वाली अमाउंट क्योंकि वो उससे ज्यादा है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में हो रही है। अब ये लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हम कर रहे हैं इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या कर रही है, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कर रही है, ये फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट जो है वो अपने साथ नेक्स्ट पीरियड में कैरी कर रही है, यहाँ से लेस हो रही है। अब ये लेस होने की वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है जी। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़, अगर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा एज कम्पेयर टू, सॉरी, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई, मैं करेक्ट कर रहा हूँ प्लीज, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। इसको माइंड मेमोराइज कीजिएगा। और एंड वाइस वर्सा, अगर इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग लेवल, देन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल रिपोर्ट लोअर प्रॉफिट। ठीक है जी। ये बेसिक सी चीज थी, इसको लेकिन आपने मेमोराइज करना ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर ये आप इसको सिंपल रिकंसिलेशंस में भी चेक कर सकते हैं। लाइक आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इतना डिटेल्ड क्वेश्चन बहुत रेयर देता है, सिंपल सिनेरियो बता के आपसे रिकंसिलेशन ही पूछी जाती है कि अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट सम फिगर्स हैं, इन्वेंट्री लेवल्स ये रह रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बता दें। तो ये चीज जो होगी यहाँ से हमने जो रिकंसिलेशन देखी है, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि अगर हमारे इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो रहे हैं तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल रिपोर्ट हायर प्रॉफिट। और कितना हायर शो करेगी वो हमने यहाँ से देख लिया। उसमें हायर अमाउंट जो होगी वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, जिसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी। इस रिकंसिलेशन से होपफुली आप क्लियर हुआ होगा कि हम मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कितना होता है और कब जनरेट होता है। ठीक हो गया। अगर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में डिफरेंस है, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रही है, तो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। और कितनी डिफरेंट होगी वो हमने यहाँ से देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज जो होगी ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अब्जॉर्प्शन रेट से, दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ अमाउंट। ठीक है जी। और क्यों होगी वो हमने ये भी देख लिया कि क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने साथ फिक्स एलिमेंट कैरी कर रही है, वो एलिमेंट कैरी होने की वजह से आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। इसको प्लीज बताइएगा, आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस। तो प्लीज इसको वीडियो को देख के इसको डिटेल एंड तक जरूर देखिए, अदरवाइज रिकंसिलेशन के बगैर आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। मतलब आपके लिए उतना फ्रूटफुल भी नहीं होगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम में क्लियर होने जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आई बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर फीडबैक, तो प्लीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।